स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी एटम का पोजीशन ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही ये भी मैंने बताया था कि जब आप किसी एटम का पोजीशन जान लो, पीरियड पोजीशन मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉयड है, ये सब अगर आपको जानकारी हो जाए तो उसमें सबसे अच्छा काम एक ये है कि उस एटम की प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग कुछ एप्लीकेशन मैंने बताया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो उससे पहले मैंने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानना बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बार थोड़ा आज फिर से मैं याद दिला दूँ आपको कि न्यूक्लियस का ही चार्ज होता है, और जब भी वो न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल तक के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं, और ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ एक इफेक्ट दिखता है किस पे? न्यूक्लियस के ऊपर, और वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। हमने एक लाइन और बताया था कि ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? फोर्स का डिक्रीज होना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? वो न्यूक्लियर का ही चार्ज है जो रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस पे आकर के इफेक्ट लग रहा है। ठीक है। अब उस किसी भी एटम को अगर आप चेक करो, के कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच का जो रिलेशन है ना, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में रेडियस की बात की थी। रेडियस मैंने कहा था कि इट इज हाफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहना तो सही नहीं होगा, ऐसे पॉइंट को हम मेजर करते हैं जहां पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, वहां से लेकर न्यूक्लियस की जो हाफ डिस्टेंस की बात करते हैं वो रेडियस होता है। लेकिन जरा आप सोचिए, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब जैसे ये कोवैलेंट रेडियाई है, एग्जाम्पल मैं एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन आपस में शेयर किया, तो एक शेयरिंग करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो इसका ये न्यूक्लियस है, इस एटम का इसका ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से लेकर इसका जो देखो इस पॉइंट पे डेंसिटी ज़्यादा है। अब शेयरिंग हुआ तो दोनों आपस में मिले हैं, तो इसका कुछ पार्ट इसके अंदर, इसका कुछ पार्ट इसके अंदर जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये कोवैलेंट रेडियाई है। कोवैलेंट रेडियाई तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस मेजर तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलना है न्यूक्लियस का फोर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो जिस एटम में, जिस आयन में या मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का ज़्यादा लगना, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होना, डिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि रेडियस डिक्रीज करने लगता है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पिछले क्लास का मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप मूव करिए, जो शेल है ना वो कांस्टेंट है, तो फिर इंक्रीज क्या कर रहा था? न्यूक्लियस का चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वो इतना एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा था। तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होता जा रहा था। रेडियस क्या हो गया? ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। तो वैसे ही हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई ये है, ये मेटेलिक रेडियाई है। मेटल आपस में शेयरिंग करते नहीं है। एक एटम ये है तो दूसरा एटम ये है, देखो दोनों आपस में एक दूसरे से टच में है, लेकिन दोनों का शेयरिंग नहीं है। इसमें देखो इसका कुछ पार्ट इसके अंदर, इसका कुछ पार्ट इसके अंदर, इसीलिए तो इसका नाम है कोवैलेंट। इसका नाम क्या है? मेटेलिक। एक मेटल से दूसरे मेटल, जैसे कोई भी मेटल तो आप एस ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो 2 मेटल आपस में ऐसे देखो ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इनके बीच की बात कर रहा हूँ। और कोवैलेंट में ऐसा नहीं होता, कोवैलेंट में ऐसे होता है शेयरिंग, ये देखो ओवरलैपिंग ऐसे होता है। तो यहाँ कोवैलेंट की बात कर रहे हैं जो आपस में ये कुछ पार्ट इसके अंदर कुछ पार्ट इसके अंदर, तो दूरी कम हो गई। ये लोग इसके अंदर नहीं आ रहा, नहीं इसका लोब इधर जा रहा है, तो यहाँ से लेकर ये जो दूरी डिस्टेंस है ना ये मेटेलिक रेडियाई है। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक रेडियाई और कोवैलेंट में लार्जर कौन हुआ? मेटेलिक हुआ। कोवैलेंट क्या होता है? स्मॉलर होता है। अब बात करते हैं वान डेर वाल रेडियाई। वान डेर वाल रेडियाई exist between two molecule or inert gas ये जो वान डेर वाल रेडियाई की बात कर रहा हूँ ना, 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला ये जो यहाँ रेडियाई एग्जिस्ट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस। क्यों? आप जैसे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कोवैलेंट है,
एक एग्जाम्पल, एक Cl2a है और एक Cl2 मैंने ये ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस, ये देखो ये दो डिस्टेंस, मतलब इतना तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे क्या था, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट रेडियाई का डबल होता है, तो हम कह सकते हैं वान डेर वाल रेडियाई इक्वल 2 इंटू कोवेलेंट रेडियाई, 2 इंटू कोवेलेंट रेडियाई। मतलब आप कहोगे कि कैसे डबल हो गया, तो आप खुद देखो, कोवेलेंट रेडियाई एग्जिस्ट सिंगल मॉलिक्यूल में, देख रहे हैं वान डेर वाल रेडियाई सिंगल नहीं है, मोर देन वन। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो रेडियाई होता है वो वान डेर वाल रेडियाई कहता है। जब केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज वान डेर वाल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ हम रेडियस की बात कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल के बीच, या ये मॉलिक्यूल जो है ना आपस में शेयरिंग करके क्या बन रहा है, इनर्ट गैस ही तो बनना चाह रहा है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि दो इनर्ट गैस के बीच लगने वाले, इनर्ट गैस में जो रेडियस होता है वो कौन सा होता है, वान डेर वाल रेडियाई होता है। तो आप ये ध्यान रखना, वहां पे नोट कर लेना, द वान डेर वाल रेडियाई एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस, या तो मॉलिक्यूल या इनर्ट गैस के बीच लगने वाला रेडियाई क्या है, वान डेर वाल रेडियाई कहलाता है। ठीक है, अब आप जरा देखो इन तीनों में लार्जर रेडियाई कौन सा है, ये कुछ सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट डायग्राम देख के बता दोगे लार्जर रेडियाई क्या आ रहा है, वान डेर वाल। तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियस का जो ऑर्डर हम लोग देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, लार्जर रेडियाई क्या हो गया, वान डेर वाल रेडियाई। उसके बाद कौन सा हो गया, मेटेलिक रेडियाई, देन कोवेलेंट रेडियाई। वान डेर वाल, मेटेलिक, कोवेलेंट, ये रेडियस का ऑर्डर हो गया, वान डेर वाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, इसको हमको ध्यान देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, लेकिन जैसे ही पी ब्लॉक में आप जाओगे क्या होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल में शेयरिंग होता है, तो वहाँ जो रेडियस होगा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। तो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक से पी ब्लॉक का रेडियाई क्या होगा, स्मॉलर। पी ब्लॉक में कोवेलेंट रेडियाई दिखता है, स्मॉलर है। अब हम लोग हाइड्रोजन तक तो रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन इनर्ट गैस का रेडियाई इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस में कौन सा रेडियाई होता है, वान डेर वाल रेडियाई। इनर्ट गैस में वान डेर वाल रेडियाई होता है, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को आज के बाद ये रखना, समझना है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वान डेर वाल रेडियाई में लार्जर कौन सा है, वान डेर वाल है, देन मेटेलिक, उसके बाद सबसे कम किसका हो गया, कोवेलेंट रेडियाई। चलिए अब आगे देखेंगे। रेडियस के बारे में तो जानकारी हो गई हम लोग, रेडियस तो हम लोगों ने देख लिया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। हम लोगों ने शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। आयन में जो रेडियस पढ़ेंगे वो आयनिक, ध्यान रखना है। अब जैसे आप देखो, ये सोडियम का रेडियाई देखना है, तो सोडियम एटम है, और सोडियम ये क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन। तो एटम और आयन में रेडियस अगर आपको देखना हो तो रेडियाई, एक आप खुद बताइए कि पेरेंट्स एटम और कैटायन में ज़्यादा रेडियाई किसका होगा, इस एटम का इस आयन से ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सब, एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैटायन और न्यूट्रल में कैटायन का रेडियाई क्या होगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली आप दूसरे आयन देखो, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, इन दोनों में रेडियाई देखना है। तो ये अनायन है और ये न्यूट्रल एटम है, यहाँ कैटायन था, न्यूट्रल एटम था, इन दोनों में सबसे ज़्यादा रेडियाई किसका होगा, अनायन का। तो ये सब भी ध्यान रखना है। अनायन का रेडियस न्यूट्रल एटम से लार्जर होगा, कैटायन का रेडियस न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होगा। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको ये समझना है कि जब भी आप चेक करोगे, कैटायन की बात करोगे ना, डेंसिटी कम हो गया। प्रोटॉन तो सेम है, पेरेंट्स एटम और उसका जो आयन बन रहा है, दोनों प्रोटॉन क्या है, सेम। यहाँ 11 प्रोटॉन है तो यहाँ भी 11 है, दोनों खींचने वाले सेम है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और क्लोरीन माइनस में भी 17 प्रोटॉन है। तो फिर क्या इंक्रीज किया है, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन। अब यही समझना है। Cl एटम में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अनायन में 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को। ज़्यादा कौन खींचेगा, 17 को। इसलिए अनायन में अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो रेडियाई क्या हो गया, लार्जर। चलिए, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में एटम का रेडियस, आयन का रेडियस, और आज हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई तक देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जो थर्ड हेडिंग है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी
ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब चलो भाई ये ध्यान देना है, एंथैल्पी और पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जरा देखिए क्या है। इसमें कोई भी एटम है, जनरली एटम, ज़्यादातर एटम सॉलिड फेज में होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के जितने सारे एटम है ना, आप उनके बारे में किसी का भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे चेक करेंगे, लिखा क्या है, हेडिंग पढ़िए आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल, एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब किसी एटम को आयन बनने में जो एनर्जी का रोल होगा, यही है ना, वो जो इनका जो नाम है ये कह रहे हैं आयोनाइजेशन, मतलब आयन के फॉर्मेशन में क्या एंथैल्पी का रोल देखने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम को, सपोज m कोई एटम है, और जनरली पीरियोडिक टेबल के ये जो सारे एटम, ज़्यादातर एटम किस फेज में होते हैं, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड तो ज़्यादा है ना, गैस तो बहुत कम होगा, लिक्विड बहुत कम होगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में ही एटम दिखते हैं। तो उस सॉलिड को आप एक काम करो, सॉलिड एटम को कन्वर्ट करते हैं गैसियस एटम में, गैस के इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूरी गैस में लाते हैं, और सॉलिड से गैस में लाने वाले एनर्जी को सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। जो भी एनर्जी रिलीज होगा, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सब्लिमेशन एनर्जी, दैट इज सॉलिड एटम कन्वर्ट टू गैसियस एटम नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, अब आप देखो, जैसे इसको यहां लिख दें, सॉलिड एटम कन्वर्ट टू गैसियस एटम, कौन सा एनर्जी की बात कर रहे हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। और जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, वो सॉलिड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, गैसियस एटम की है, इसलिए मैं गैस बना रहा हूं। आप भी सोचोगे गैस क्यों पढ़ा रहे हैं, सॉलिड एटम को गैस में कन्वर्ट करते हैं, और अब इस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देंगे। तो आप जरा देखो, अब गैसियस एटम को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सपोज हमने ये एनर्जी दे दिया, तो ये गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस गेन की बात ही नहीं थी, इसलिए मैंने वैसे नहीं लिखा था। जो न्यूट्रल एटम है उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने क्या दिया, एनर्जी, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, an amount of energy required to removal of valence electron from isolated gaseous atom known as ionization energy और ionization enthalpy। मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालिए, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम गैसियस एटम है, ये है, सोडियम को सॉलिड से गैस में मैंने ला दिया। अब सोडियम को हम सोडियम प्लस के फॉर्म में ला दें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगा होगा, देना पड़ा होगा, जो रिक्वायरमेंट रही होगी, वो एनर्जी क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिक्वायरमेंट है ना, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो आप आंसर क्या दोगे, एंडोथर्मिक, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना वो कर रहा है एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहीं से आप समझ लीजिए, रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। आइसोलेटेड की बात मैंने किया, कंबाइंड नहीं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, आइसोलेटेड गैसियस एटम नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब होता क्या है। जैसे आप देखो मैग्नीशियम के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब 2 बार एनर्जी देना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब वहाँ जो एनर्जी लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी है। एल्युमिनियम के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। अब एल्युमिनियम का ऑक्टेट अगर एल्युमिनियम को करना है, एल्युमिनियम +3 स्टेट में दिखता है। आप देखते हो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में एल्युमिनियम +3 में दिखता है।
मैग्नीशियम +2 में दिखता है। तो एल्युमिनियम का +3 बनना क्या कहला रहा है? एल्युमिनियम +3 स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई होगी वो फर्स्ट आयोन एनर्जी। एल्युमिनियम एक और इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, सेकंड एनर्जी। एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई होगी थर्ड आयोन एनर्जी। तो ये सब जो एनर्जी है ना, जरूरी नहीं एक ही एनर्जी हो। किसी भी एटम से डेफिनेशन कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ n वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। आप एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दे जाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेना है, सॉलिड को गैसियस में ले जाने वाली जो एनर्जी है ना वो सब्लिमेशन है। और अब हम लोग सब्लिमेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो आयोनाइजेशन जो है वो गैसियस एटम की प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना। चलिए आप यहां समझिए, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड गैसियस एटम, हमने एक एनर्जी दे दिया। ये जो एटम दिख रहा है इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट। अगर फर्दर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालें, ये जो प्लस है, अब हम इस कैटायन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे दें तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब इस पे एक और चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस एनर्जी को आयन एनर्जी ही तो कहेंगे। बट अब एक ही एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला फर्स्ट, तो फर्स्ट आयन एनर्जी, उस एटम से फर्दर निकाले तो सेकंड आयन एनर्जी। ऐसे ही सिमिलरली और हमें इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इससे एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो अब जो एनर्जी होगा क्या हो गया? थर्ड, दैट इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी दिख रहा फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड एनर्जी एटसेट्रा known as successive आयोनाइजेशन एनर्जी। लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। भाई कौन सा एनर्जी है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़े आराम से आप देख सकते हो। अब आप किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी हर साल हमेशा क्वेश्चन पेपर में, जेईई मेन में, एडवांस में या नीट के पेपर में दिए रहते हैं। 2, 4, 5 एटम दे देगा और पूछेगा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो सब करने से पहले आप इसको देख लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी देते जा रहे हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पे, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, आप कॉपी पे लिख लीजिए, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। Removal of valence electron from isolated gaseous atom known as ionization enthalpy, ionization enthalpy, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ionization enthalpy is always endothermic process। एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है ना, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। चलिए अब आप इसको बना लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बनाइए।
ठीक है, वहां लिख लेना वेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लगेगा वो थर्ड, देन सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। क्यों ऐसा होगा देखो आप, अभी कुछ देर पहले हम लोग रेडियस की बात कर रहे थे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। आप खुद सोचो, एक ही एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हो, क्या प्रोटॉन में कोई बदलाव आएगा? नहीं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो कांस्टेंट है, तो आप कम क्या हो रहा है उसमें? इलेक्ट्रॉन। और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, उसका रेडियस कम होता जाएगा। रेडियस कम हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है, और जिस एटम में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा वहाँ एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सक्सेसिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा एनर्जी ज़्यादा होगा? थर्ड। एक एग्जाम्पल आप देखो, अब मैंने ये बना दिया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, ध्यान देना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दिए, कौन सा एनर्जी हो गया? फर्स्ट। अब ये मैग्नीशियम से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मैग्नीशियम किस स्टेट में आएगा? प्लस चार्ज। ये गैसियस स्टेट है, ध्यान रखना, गैसियस एटम है। अब इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहां जो एनर्जी देंगे निकालने के लिए, कौन सा एनर्जी हुआ? सेकंड एनर्जी। फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया। अब इस पे भी ध्यान देना है, अब इस जगह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 8 हो गया। अब जो एनर्जी देंगे कौन सा हो गया? थर्ड होगा। अब आप देखिए, इस मैग्नीशियम एटम में इसके पास प्रोटॉन क्या था? 12 प्रोटॉन मिलके 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहां 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बताइए ज्यादा कौन खींचेगा? 10। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा हो रहा है ना। अट्रैक्शन फोर्स का ज्यादा होना, एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना होगा। समझ में आया कि नहीं? बस ये तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब भी ऑर्डर पूछ दे तो जो सबसे ज्यादा फोर्थ है, तो फोर्थ 4 एनर्जी दिए हुए हैं सक्सेसिव, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? फोर्थ। हमने यहाँ 3 दिया था, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पहले नोट करिए। और एक पॉइंट यहाँ और बताएं आपको, ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, सक्सेसिव एनर्जी का ऑर्डर में थर्ड ज्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा था, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। अब तुम ये सोचोगे कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा क्यों लग रहा था? क्योंकि वहां रेडियस, आप सोचो ना, प्रोटॉन तो सब में सेम है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कम था, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। और जिस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाए वहाँ एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब अगर हम फिर से एनर्जी इसको दे दिए तो अब मैग्नीशियम के पास जो चार्ज आएगा वो +3 चार्ज आ गया। अब इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक और एनर्जी देंगे तो कौन सा एनर्जी होगा? फोर्थ। अब इसमें थोड़ा समझना है, जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, जिस एटम का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस बन जाएगा वहां एनर्जी अचानक से हाई हो जाएगा। एग्जांपल आप समझो, हमने यहां एनर्जी दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहां जो हमारा आया 100 से हमने यहां लिख दिया 175। यहां पे जो एनर्जी आ रहा है वो अचानक 350 हो गया, और यहाँ एनर्जी जो आ रहा है 435। अब जरा डिफरेंस देखो, यहाँ और इन तीनों में डिफरेंस।
यहाँ 100 से 175, ध्यान देना कितने का डिफरेंस है, 75 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 से भी ज़्यादा। वो आप देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अचानक यहाँ एनर्जी बढ़ गई और यहाँ डिफरेंस क्या है, बहुत कम आ रहा है। 350 से 435 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 85 का आ रहा है। इनके बीच डिफरेंस आ रहा है 85 का, इसके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 175, और इसके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 75 का। बताइए अब हम ऐसा अभी इस पे हम क्वेश्चन देंगे, थोड़ा समझना है यहाँ। कभी कभी क्या होता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का दिया रहेगा वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये पहले अभी को हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स अभी आगे करेंगे, बस थोड़ा समझने के लिए मैंने बता दिया। ये क्या बता रहा है कि जिस एनर्जी में कहीं पे सक्सेसिव 1, 2, 3, 4th एनर्जी में किसी एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिया हो तो वहाँ रुक जाओगे, समझ जाना। वहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बना होगा वो इनर्ट गैस होगा। बस ये ध्यान देने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। हमने यहाँ दिया 100, मैग्नीशियम न्यूट्रल में 100 आ रहा है और मैग्नीशियम प्लस में 175 और मैग्नीशियम प्लस 2 में 350। अचानक ज़्यादा हो गया और फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया। ये ध्यान रख, सक्सेसिव बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो अचानक यहाँ हाई हो गया, क्यों, इनर्ट गैस है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है, तो हम लोग इस पे आगे डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल ये देखें कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा 3rd, 4th, 5th अगर है तो 5th आएगा, देन 4th, देन 2nd, देन 1st। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। अभी तो केवल कंसेप्ट बता रहे हैं। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी तो इतना जान गए कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके फैक्टर्स कितने हैं वो देखना है, तो आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्रोटॉन Z, और इफेक्टिव क्या हुआ, ZeF। ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इसमें ये देखना है, याद करो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिस एटम में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेट होगा, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर आप देखोगे रिलेशन, तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पॉइंट को ध्यान देना है। लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोग देखे थे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना होगा। तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो, along the left to right or along the period, लेफ्ट टू राइट या along the period, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा विथ इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्सेप्शनल वहां छोड़ दो, अभी थोड़ी देर में एक्सेप्शनल पता चल जाएगा। हम बस इसके बेस पे बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है एक्सेप्ट, अब कहां एक्सेप्शनल है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। ये ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दूं, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, लिथियम है, उसके बाद क्या है, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन। आप बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल सबका कांस्टेंट होता है, मैं पहले दिन ही पढ़ाया था।
तो क्या इंक्रीज कर रहा है? प्रोटॉन और बेरिलियम 4, बोरॉन 5, नाइट्रोजन 6, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। वैल्यू ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो 2 सेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा 3 प्रोटॉन खींचेगा, 4 प्रोटॉन खींचेगा 2 सेल के इलेक्ट्रॉन को, 5, 6 के साथ जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे प्रोटॉन, सेल वही है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो प्रोटॉन की खींचने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना होगा। तो क्या ये लाइन सही नहीं है? न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पे प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि रेडियस आप देखिएगा, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस से आप कैसे चेक करोगे? एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर कैसे आएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी, एक लार्जर रेडियाई है और एक स्मॉलर है। आप सोच लो क्या होने वाला है। एटॉमिक रेडियाई सेकंड है एटॉमिक रेडियाई, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें जरा देखो एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा। एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। अब आप खुद बताइए, कोई एटम है जिसका रेडियाई इतना लार्जर है, इतना बड़ा रेडियाई है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस बैठा है, न्यूक्लियस से अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। अब भाई पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओ, साइज लार्जर होता है, और साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस से अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा भाई। तो जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? कम देना होगा। तो हम लोग कहते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज भाई? बिकॉज रेडियस इंक्रीजेज। और रेडियस से क्या रिलेशन है? रेडियस का इंक्रीज होना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी एक ही बात है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, ये ध्यान देना है। आयोनाइजेशन एनर्जी और रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली नहीं होगा, क्या होगा? इनवर्सली। रेडियस कम तो एनर्जी ज्यादा। तो आप नोट करके पॉइंट यहां भी लिखो, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियाई, विथ इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियाई। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है पीरियोडिक टेबल में। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा साइज किसका है? सीजियम का। तो एनर्जी सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। तो ये है ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब आप खुद देखो, स्मॉलर रेडियाई किसका है? लिथियम का है। नंबर ऑफ सेल कम होता है इसका। लिथियम का एटॉमिक नंबर ही 3 है, तो सेल भी क्या होगा? कम। अरे जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसके पास सेल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा घर होना चाहिए ना, ज्यादा रहने के लिए। तो यहाँ लिथियम के पास तो रहने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग, सेल कम होगा। सीजियम के पास जानते हो कितने लोग रहने वाले हैं? 55, 55, सेल ज्यादा होगा। तो सेल ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा, और रेडियस ज्यादा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा? बड़े वाले सेल में कम, तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। चलिए 2 फैक्टर हम लोगों ने अभी देखा, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा रेडियस। अब इन दोनों के बेस पे हमको फाइनल एक आंसर तो मिल गया। अब देखो क्या, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। टेबल में डाउन द ग्रुप आने पर, टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि रेडियस इंक्रीज करता है।
ये आपको समझना है। तो एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, बट एक्सेप्शनल कहां पर है पीरियोडिक टेबल में, ये जानना है। तो इस